हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? Yes, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए मैक्सिमम मिनिमा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लासेस में हमने जो संडे को क्लास हुई थी, एक्स्ट्रा क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी एक्चुअली। पता नहीं कुछ एरर आ गया, टेक्निकल एरर, जिसके कारण रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो मैंने लास्ट ईयर की 2 रिकॉर्डिंग अपडेट करी है। तो इनकेस अगर कोई संडे वाली क्लास में एब्सेंट था तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। मतलब समझ में आज तो चलो आ जाएगा आज का लेक्चर, लेकिन टेस्ट में फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इनकेस जो संडे वाली एक्स्ट्रा क्लास में एब्सेंट है तो वो 2 रिकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, क्योंकि जो संडे को रिकॉर्डिंग होनी थी वो हो नहीं पाई। पता नहीं, मैंने करी तो थी लेकिन वो वहां पे सेव नहीं हो गई। ओके, आज की क्लास में मैक्सिमम मिनिमा के अंदर ही थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि मैक्सिमम मिनिमा में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है और ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा क्या होता है ना, और कैसे उसको निकालते हैं। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को निकालने के लिए 2 मेथड हमने सीखे थे, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव में ये सीखा था कि अगर एफ डैश एक्स का साइन क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट, क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन आपका जीरो या फिर नॉट डिफाइन, इस पे हम डिटेल आगे और देखेंगे अगले लेक्चर में। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन इज जीरो और नॉट डिफाइंड। उस पॉइंट के अबाउट अगर डिफरेंशिएशन का साइन प्लस से माइनस हो रहा है तो क्या होगा? बोलो, मैक्सिमा के मिनिमा बताओ। सर मिनिमा। सर मिनिमा। कैसे मिनिमा? डिफरेंशिएशन का साइन प्लस से माइनस हो रहा है तो क्या होगा? सर मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा। तो फिर पहले ही क्वेश्चन गलत बता दिया। अगर रटना भी ना, लॉजिकली सोचो ना। डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा, डिफरेंशिएशन नेगेटिव मतलब ग्राफ डिक्रीज कर रहा होगा। तो दोनों के बीच में क्या आएगा? मैक्सिमा ही तो आएगा। तो अगर डिफरेंशिएशन का साइन प्लस से माइनस की तरफ बदल रहा है तो लोकल मैक्सिमा, और माइनस से प्लस हो रहा है लोकल माइनस मिनिमम। मतलब डिक्रीज हो रहा होगा फिर इंक्रीज हो रहा होगा तो मतलब लोकल मिनिमम। ये एक टेस्ट था। इसके अलावा दूसरा तरीका था डबल डिफरेंशिएशन। अगर डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे जीरो है और डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है तो क्या आएगा? लोकल मिनिमम। लोकल। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे अगर नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा। यस सर। अच्छा, इसके अलावा हमने ये देखा था कि एक इंटरवल में ए से बी के अंदर ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा कहां पे निकलेगा। तो ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा, वो कैसे पता करेंगे? उसके लिए हमने क्या बोला कि आप क्या करो, फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पे निकाल लो और फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे निकाल लो। फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे। तो उनमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी ग्लोबल मैक्सिमम होगी, सबसे छोटी वैल्यू ग्लोबल मिनिमम होगी। क्लियर है? यस सर। ठीक। सर एक बार रिपीट कर देना, क्लास कर देते हैं। ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा कैसे निकालने बताया था। एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। एंड पॉइंट अगर मान लो ए से बी है तो फंक्शन की वैल्यू ए पे निकालो, फंक्शन की वैल्यू बी पे निकालो, फंक्शन की वैल्यू निकालो क्रिटिकल पॉइंट पे। यहाँ पे कोई ना कोई इनकी वैल्यू आएगी। इनमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, इनमें से सबसे जो मैक्सिमम होगी वो आपकी ग्लोबल मैक्सिमा होगा, और इनमें सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू, वो आपकी ग्लोबल मिनिमम होगी। मतलब उस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का मतलब क्या है? वो जो फंक्शन है उसकी सबसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है?
सर Yes, तो sir. जिस पर आएगा वो होगा ना मैक्सिमम, जैसे ए पर आ गया तो ए हो जाएगा मैक्सिमम। हाँ, ए पर आया तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो फंक्शन की होगी ना। तो सर एफ ऑफ ए हो जाएगा ना मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू वो होगी किस पॉइंट पे आया वो ए हो जाएगा। अब ओके सर। हमें वर्ड प्रॉब्लम सीखने, वर्ड प्रॉब्लम देखने की इसमें वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। अब देखो, इनको करने का भी कुछ स्टैंडर्ड तरीका होता है, तो मैं आपको पहले स्टेप्स लिखा रहा हूं, अभी आप स्टेप्स बस लिख लो, फिर इनको हम सब क्वेश्चंस में जब अप्लाई करेंगे तो आपको ये सारी स्टेप अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये वर्ड प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी में भी आई थिंक होगी, अभी सिलेबस में डिलीट तो नहीं होगी, होगी आई थिंक, आएगी सर। है। ठीक है, तो इसको जरूर कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और जेई में भी पूछे गए हैं। वर्ड प्रॉब्लम जेई में भी क्या है, पूछे गए हैं, और एक दो बार तो एनसीईआरटी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है जेई के अंदर। 2023 में ही एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो आज की क्लास जब खत्म हो जाए तो बाय डिफॉल्ट एनसीईआरटी में जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको जरूर ट्राई करना। अब इसको स्टेप्स अपनाना है। स्टेप 1 लिखो, write the given data properly, draw diagram, and establish a relation between variables and constant. As per the question. सबसे पहला क्या करना है आपको, जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा, हो सकता है क्वेश्चन में आपको एक कोन दे दे, हो सकता है कोन के अंदर सिलेंडर दे दे, हो सकता है एक रेक्टेंगुलर शीट दे दें, उससे क्यूबॉइड बनाने को बोले, तो जो भी आपको गिवन डेटा है, जो भी आपका गिवन क्वेश्चन है, उसका ढंग से डायग्राम बनाओ। उसमें जो चीज चेंज हो रही है, वेरिएबल मतलब क्या, जो चीजें चेंजेस हो रही है, ठीक है, वो वेरिएबल वहां पे मेंशन करो। एक्स वाई जो भी मानना हो मानो, हाइट को एच मानना तो एच मानो, रेडियस को आर मान लो। कुछ चीजें वेरिएबल होगी, कुछ चीजें क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब जो फिक्स है। हो सकता है जैसे मान लो कि स्फीयर है ऑफ रेडियस आर, तो मान लो वो फिक्स है, तो कैपिटल आर फिक्स है। उस स्फीयर के अंदर मान लो सिलेंडर है जो कि चेंज हो रहा है, तो मतलब हो सकता है सिलेंडर वेरिएबल। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको खुद से ही जज करना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन में बता दे, कभी कभी ऐसे वर्ड यूज करेगा, स्फीयर ऑफ गिवन रेडियस आर। गिवन रेडियस आर मतलब ये वर्ड गिवन यूज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो जो रेडियस है वो गिवन है, मतलब फिक्स है, मतलब उसको ऐसा कांस्टेंट ट्रीट करना है। क्यों कांस्टेंट ट्रीट करना है, क्योंकि आगे जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में भी आएगा भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल कौन है, वेरिएबल मतलब जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ, जिसकी हाइट रेडियस वगैरह जो चेंज हो रही है वो मेरी वेरिएबल। तो पहला स्टेप मेरा यही रहेगा कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के डायग्राम बना के जो भी मेरे गिवन वेरिएबल में उसमें मैं रिलेशन एस्टैब्लिश करूं ताकि क्वेश्चन में यूज हो जाए। स्टेप 2, सर वो एज के बाद क्या लिखा है नीचे? एज पर द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो भी वेरिएबल कांस्टेंट है उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करो। अब स्टेप 2, क्वेश्चन को पढ़ के ये पता करो किसको मिनिमाइज है, किसको मिनिमाइज करना है। रीड द क्वेश्चन एंड predict the quantity which has to be maximized or minimized, and write its expression. Write its expression और उसका फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल बोले कि फाइंड द सिलेंडर ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम, फाइंड,
तो सिलेंडर ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, गिवन डेटा ढंग से उतार लिया, फिर क्वेश्चन को पढ़ के ही आप दिमाग में दिख जाएगा वहां पे कि इसको मैक्सिमाइज या इसको मिनिमाइज करना है, तो जिसको भी मैक्सिमाइज या जिसको भी मिनिमाइज करना है उसका फॉर्मूला उतार दो। वॉल्यूम को करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, सरफेस एरिया को करना है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। जिसको भी मैक्सिमाइज है जिसको भी मिनिमाइज करना है उसका आपका एक्सप्रेशन लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? यस बोलो। यस सर। एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला, जैसे बोला ना अभी, जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर फॉर एग्जांपल, ओके ये सर। एक्सप्रेशन, ठीक है। अब जनरली क्या दिखेगा आपको कि ये जो भी आप फॉर्मूला लिखोगे या फिर जिसको भी मैक्सिमाइज जिसको भी मिनिमाइज करोगे उसका एक्सप्रेशन लिखोगे, उसके अंदर दो वेरिएबल दिखेंगे। कितने वेरिएबल दिखेंगे? दो वेरिएबल, है ना। तो आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ, लिखो, विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा, ये जो आप यहां से गिवन डेटा निकालोगे फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट स्टेप में, विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा convert the expression of step 2 into single variable। उसको आपको अब क्या करना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करोगे, जो भी आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा उसको क्या करोगे, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे। क्योंकि देखो एक्चुअली यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम क्या अपनाने वाले, कोई चीज का मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे आता है, जहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, बोलो हाँ है ना। यस 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 सर। तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएशन मेरे को पता है, डिफरेंशिएशन सिंगल वेरिएबल में हो सकता है, डबल वेरिएबल में डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता, है ना। दो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना हमने सीखा भी नहीं है, इसलिए मेरे पास जो भी एक्सप्रेशन आएगा जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना उसको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन डिफरेंशिएशन तभी हो पाएगा जब वो सिंगल वेरिएबल में होगा। इसलिए क्या बोला गया स्टेप 3 में कि जो भी आपका गिवन डेटा है उसकी मदद से जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। मतलब या तो पूरा आर के टर्म्स में कन्वर्ट करो या पूरा एच के टर्म्स में कन्वर्ट करो। सिंगल वेरिएबल में क्या करो, कन्वर्ट। जैसे ही वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा अब उसको डिफरेंशिएट कर दो। अब लिख दो स्टेप 4, स्टेप 4 लिख दो। नाउ differentiate that expression with respect to that single variable। उस सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करो and equate to 0 and equate to 0। डिफरेंशिएट करके क्या कैसे इक्वेट करोगे, 0 से। क्लियर है क्यों 0 से इक्वेट करोगे, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वहीं पे मिलेगा। आ रही बात समझ में? यस बोलो। यस सर। जैसे आप 0 से इक्वेट करोगे आपके पास वो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उसका कोई ना कोई एक्सप्रेशन आ जाएगा। स्टेप 5 यहाँ पे लिख लो। लास्ट स्टेप में क्या होगा, आफ्टर इक्वेटिंग टू 0 you will get the required variable, you will get that variable, FSL, you will get the value of variable। उसकी वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसको गिवन डेटा में वापस पुटअप कर देना तो दूसरा वेरिएबल भी आपका आ जाएगा, है ना। मान लो यहाँ से आर आया तो आर की वैल्यू गिवन इक्वेशन में उतार देंगे फर्स्ट वाली स्टेप की, तो वहां से एच भी आ जाएगा। क्लियर है? यस सर तो ये 5 स्टेप आपको फॉलो करनी है। पहले डायग्राम बनाओ, ढंग से गिवन डेटा उतारो, फिर देखो भाई किसको मिनिमाइज किसको मैक्सिमाइज करना है, उसका एक्सप्रेशन लिख दो। एक्सप्रेशन लिखने के बाद उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। जैसे ही वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हुआ उसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो, आपके पास आपका आंसर आ जाए। अब इसको एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखो। रुको पहले दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, इसके बाद ये वाला करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, the volume of the largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r। अब देखो ये अपने आप में
इंडस्ट्रियल बेस्ड क्वेश्चन है कि मान लो अगर स्फीयर दिया हुआ आपको रेडियस आर का, अब स्फीयर के अंदर बहुत सारे सिलेंडर इंसर्ट किए जा सकते हैं। कोई हो सकता है ये वाला सिलेंडर इंसर्ट करें, कोई थोड़ा अलग सिलेंडर इंसर्ट करे। एक सिलेंडर ये हो गया, एक सिलेंडर ये हो गया मान लो, और भी तरह के सिलेंडर इसके अंदर आ सकते हैं, हाँ है ना, यस सर। क्लियर है? Yes. बहुत सारे सिलेंडर आ सकते हैं। तो उसमें से बोला कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम वाला सिलेंडर कौन सा होगा, उसकी रेडियस और हाइट पता करनी है। सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम वाला सिलेंडर कौन होगा, उसकी रेडियस और हाइट पता करनी है। तो सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी चीज फिक्स्ड है और कौन सी चीज वेरिएबल है। सर वॉल्यूम कांस्टेंट है। नहीं, वापिस पढ़ो। फिक्स वेरिएबल कौन सा चीज फिक्स है, मतलब ये स्फीयर फिक्स है। सर रेडियस। हाँ, सर इस स्फीयर, Yes, ये sir. स्फीयर फिक्स है तो कैपिटल आर ऑफ द स्फीयर फिक्स है यस सर। है ना? Yes. क्योंकि मेरे को इस स्फीयर के अंदर अलग अलग सिलेंडर रखना है, तो ये मेरा जो स्फीयर है ये मेरा फिक्स है, तो इसकी स्फीयर की कैपिटल आर फिक्स है, मतलब ये कैपिटल आर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। क्लियर है? मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, Yes, sir. मतलब ये मेरा फाइनल आंसर में कैपिटल आर आ सकता है ना, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा। वेरिएबल कौन है? Cylinder भी radius होना। हाँ, सिलेंडर की रेडियस और हाइट। सिलेंडर की रेडियस और हाइट क्या है आपकी? वेरिएबल। क्लियर है? तो पहले आपको ये अंतर पता चलना चाहिए भाई, वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है। आगे समझ में? Yes, sir. सबको क्लियरिटी आ रही है? बोलो। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब आपको क्या करना है, गिवन डेटा में आप इन तीनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं और देखते हैं क्या इन तीनों में कोई रिलेशन दिख सकता है क्या। कैपिटल आर, स्मॉल आर और हाइट, इनमें रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा ताकि आगे यूज कर सके। तो मान लो इसके अंदर मैं कोई भी एक जनरल सिलेंडर कंसीडर कर रहा हूँ। सर मान लो मैंने एक सिलेंडर कंसीडर करे, है ना, इसके अंदर। अब इस सिलेंडर की हाइट को मैंने स्मॉल एच बोल दिया। अलग अलग सिलेंडर की अलग अलग हाइट होगी, और इसकी रेडियस को स्मॉल आर बोल दिया। और जो ये बड़ा स्फीयर है उसकी आपको पता ही है कि रेडियस कैपिटल आर है। आप मुझे बताओ एच, आर और कैपिटल आर में कोई रिलेशन आ सकता है क्या? सोचो। एच, स्मॉल आर और कैपिटल आर में कोई रिलेशन? Yes, sir. कौन सा रिलेशन आएगा? कहां से डेवलप करोगे? बताओ। Pythagoras theorem. वेरी गुड। पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे एक मैं ट्राइंगल कंसीडर करूं, राइट एंगल ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर कितना होगा? H/2. h/2। यस सर। ये आपकी स्मॉल आर आ जाएगी और ये आपका कैपिटल आर है। तो इस तीनों पाइथागोरस का रिलेशन आ सकता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। हाँ है ना? यस बोलो। तो देखो ये गिवन डेटा होता है, तो ये आपकी स्टेप 1 होगी। समझ में आ गया? यहाँ तक आपने गिवन डेटा को ढंग से उतारा और उसमें रिलेशन डेवलप कर दिया। यहाँ तक क्लियरिटी है कि? बोलो। Yes, sir. यस सर। इस पे मैं कम से कम 3-4 क्वेश्चन करूंगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब आपको क्या करना है स्टेप 2 में, जिसको मैक्सिमाइज या जिसको मिनिमाइज करना है उसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो बताओ किसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है? सर बेस को हमने स्मॉल आर कैसे माना? कुछ भी मान लो, वेरिएबल है ना सिलेंडर, रेडियस को कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना। ओके सर। क्या मानोगे? नहीं तो फिर सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन? सिलेंडर अलग अलग सिलेंडर रहोगे तो उसकी रेडियस और हाइट तो माननी पड़ेगी, तभी तो आगे एक्सप्रेशन बढ़ेगा। हाँ, यहाँ पे मान लो मैं 3-4 मान लेता तो आपका क्वेश्चन आना चाहिए था सर इसको अपने 3 या 4 क्यों माना। यहाँ पे तो वेरिएबल माना है ना मैंने, कुछ भी हो सकता है। स्टेप 2 बताओ। सर वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Pi square h. वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच। यस सर। अब अगेन यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे दो वेरिएबल है, स्मॉल आर और स्मॉल एच। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जिसको भी मैक्सिमाइज है जिसको भी मिनिमाइज करना है उसका अपना एक्सप्रेशन लिखा। यहाँ पे दो वेरिएबल है, स्मॉल आर स्मॉल एच। डिफरेंशिएट करने से पहले इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. अब गिवन डेटा का यूज करते हैं।
तो देखो गिवन डेटा से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 आया ना। ठीक है, तो आर स्मॉल आर स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 इंटू एच। क्लियर, बोलो। Yes, sir. अब यहाँ पे कैपिटल आर तो वैसे कांस्टेंट है, ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए एच में, पूरा के पूरा एच में कन्वर्ट हो गया, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, तो ये जगह पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई बाय 4 इंटू एच क्यूब। तो आपका ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। स्टेप 2, स्टेप 3 क्या सिखाई थी, उसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। Yes, sir. Yes. एच के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ जगह पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे एच क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा एच स्क्वायर। क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ क्या करना है। सर 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो 0 को कौन कर तो भी देगा? आपने डिफरेंशिएट किया, उसको 0 से इक्वेट कर दो और यहाँ से h आ जाएगा आपके पास, Yes, sir. है ना। तो एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 पाई बाय 4 इंटू एच स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यहाँ से h आ जाएगा, h पता कर लो कितना आ जाएगा। सर 2r by root 3 root 3 2r बाई Yes, sir. 2r by root 3. 2r बाई रूट 3। ओके, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू आ गई 2r बाई रूट 3। क्लियर हो गया। देखो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था, इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट किया, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हाइट इतनी होनी चाहिए। आगे बात समझ में। Yes. Yes. मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी हाइट आए अब गिवन डेटा में रख के रेडियस निकाल लें, है ना। आर स्क्वायर पता कर लो कितना Yes. आ रहा है, एच की मदद से आर स्क्वायर पता कर लो कितना आ रहा है, स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर के बारे में क्या बोला गया था, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4। तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी एच स्क्वायर कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर बाई 3। 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 2r स्क्वायर बाई 3। Sir 2r square by 3. ओके, आर आ गया, एच आ गया, तो आपके पास अब मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगी। देयरफॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम क्या आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच। इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर देंगे। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए मेरे पास क्या डेटा आया आर, अगर मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो आर स्क्वायर को ये रखना पड़ेगा, आर स्क्वायर की जगह क्या रखना पड़ेगा ये, और हाइट आपकी हो जाएगी 2r by root 3। Hence the maximum volume will be 4 pi by 3 root 3 into r cube। देखो r के टर्म्स में रिलेशन आ गया, गिवन डेटा में भी r था मेरे पास। एक स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R जो कि फिक्स था, उसके अंदर लार्जेस्ट वॉल्यूम का सिलेंडर जो कि हम इंसर्ट कर सकते हैं, उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 4 पाई बाई 3 रूट 3 r क्यूब। 4 पाई बाई 3 रूट 3 r क्यूब। क्लियर हुआ। सर मैं यहाँ पे पाई आर Yes. स्क्वायर था। क्या हो गया, ओके सर। आप क्या लिखते रहते हो क्या हाथों हाथी, नोट्स बनाते रहते हो क्या, कंसंट्रेशन इतना कैसे लूज हो जाता है। नोट्स अभी बनाते हो क्लास के बाद बनाते हो, सर क्लास के बाद। तो फिर कंसंट्रेट रखो ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो किया है, ठीक है। नहीं सर। हाँ, समझ में आया सबको ये। सर एक बार Yes, लास्ट sir. स्लाइड पे लास्ट पॉइंट एक बार समझा देते आप। कौन सी लास्ट वाली स्लाइड का लास्ट, सर जहाँ पे एच निकाला आपने। यहाँ पे बस dy बाई dx को सर स्टेप डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट किया और यहाँ से h पता करा। ओके सर। ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेट होके बैठो, ठीक है, बहुत जरूरी है। और जब डाउट पूछो तो पहले खुद से सोचो कि क्या मैं खुद से पता कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मन में डाउट आया डायरेक्ट पूछ लिया, कभी कभी खुद से एक बार सोचो कि भाई ये डाउट आ रहा है कि मैं देखूं तो सिर्फ खुद से कि मेरे को खुद से समझ में आ जाएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आया तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले खुद से एक बार ट्राई करो। यहाँ पे डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट किया और h पता कर लिया, सिंपल कैलकुलेशन करी और कुछ भी नहीं। और ये h की वैल्यू गिवन रिलेशन में पुटअप करी तो r आ गया, r की वैल्यू वॉल्यूम में पुटअप करी तो आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक। Yes, sir. यस Yes, sir. मैंने स्टेप्स बताई थी वही फॉलो करिए।
अब इसी तरह से ये भी एक क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2016 में आया था। ढंग से डायग्राम बना के सोचो थोड़ा सा, डायग्राम बनाओ, वेरिएबल को डिफाइन करो कि क्या वेरिएबल यहाँ पे लोगे। ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया स्मॉल एक्स और स्मॉल आर, ये वेरिएबल आपको अज्यूम करना है। किसको मैक्सिमाइज किसको मिनिमाइज करना, उसका एक्सप्रेशन लिखो, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, डिफरेंशिएट करो, जीरो से इक्वेट करो। जो जो स्टेप सिखाई वो अप्लाई करो। अच्छा, गिवन डेटा उतारा सबने। एक वायर को 2 मीटर का वायर को इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, कहीं से भी तोड़ सकते हैं, मिडिल में से नहीं, कहीं से भी तोड़ सकते हैं। कहीं दो पार्ट में कट किया है, एक पार्ट से स्क्वायर बनाया, एक पार्ट से सर्कल बना दिया, है ना। समझा, वायर को मोड़ के एक का स्क्वायर बना दिया, एक का सर्कल बना दिया, रिंग टाइप बना दिया। इस जो स्क्वायर है उसकी साइड एक्स गिवन है, सर्कल की रेडियस आर गिवन है। अब मुझे बताओ एक्स और आर में रिलेशन कैसे डेवलप करें। सर x equal to 2 minus 2 pi r upon 4। अच्छा नहीं, रिलेशन क्या, मैंने फाइनल आंसर थोड़ी पूछा है, रिलेशन क्या। सर ये दोनों के पैरामीटर का सम 2 सर मीटर आएगा। 2 के बराबर सर, x प्लस आर इक्वल टू 2। वेरी, एक्स प्लस आर इक्वल टू 2 नहीं, एक्स तो साइड है, तो इस पूरे की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 4x। हाँ सर, है ना, yes, साइड x है तो स्क्वायर का पेरीमीटर Yes, कितना होगा, yes. 4x, और इसकी रेडियस r है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई r। 2 pi r। इन दोनों का सम आपका 2 के बराबर आएगा, तो 4x प्लस 2 पाई r इक्वल टू 2। यहां से आ जाएगा 2x प्लस पाई r इक्वल टू 1, या फिर x इक्वल टू 1 माइनस पाई r बाई 2। तो देखो ये गिवन रिलेशन आ गई। स्टेप वन ये थी आपकी, क्लियर हो गया। Yes. जो मैंने बोला था वही फॉलो हो रहा है। देखो जो आपको स्टेप्स मैंने लिखा रखी, उनको अगर ढंग से फॉलो करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप 2 बताओ क्या था। सर एक्सप्रेशन बनाना है हाँ, एरिया का। जिसको भी मैक्सिमाइज है जिसको भी मिनिमाइज करना है उसका एक्सप्रेशन लिखोगे। तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं ध्यान से, द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर
and circle so formed is minimum. तो किसको मिनिमाइज करना है? The sum of the area of the square and the circle. तो जिसको मिनिमाइज करना उसका एक्सप्रेशन लिखो. The sum of the area of the square and the circle. The square का एरिया क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, और सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. Yes, sir. एरिया को आपको मिनिमाइज करना. क्लियर है? Yes, sir. वापिस से Yes. दो वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो. x की जगह क्या लिख देंगे? 1 माइनस पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया. बोलो. Yes. अब बताओ स्टेप 3 क्या बताई थी? सर इसको डिफरेंशिएट करेंगे. हाँ, डिफरेंशिएट कर देंगे आर के रिस्पेक्ट में. करो डिफरेंशिएट आर के रिस्पेक्ट में, 0 से इक्वेट करो, पता करो आर कितना आ रहा है. अब ये काम तो आपको खुद से आना चाहिए. अब इसमें एज ए सर टीचर आर मुझे 2/4 प्लस पाई आ रहा है. हाँ, अब एच भी निकालो. एक्स मतलब आर निकालो, एक्स निकालो. देखो दोनों में कौन सा रिलेशन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा. आर निकालने के बाद एक्स पता करो. इसको डिफरेंशिएट करो प्रॉपर्ली, चेन रूल वगैरह अप्लाई करो. आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करो और पता करो आर कितना आ रहा है. अब देखो इसका डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आया देखो ध्यान से. पावर पहले आगे आ जाएगी, पहले पावर का होगा और फिर अंदर वाली टर्म का होगा. अंदर वाली टर्म में 1/2 का 0 हो जाएगा और माइनस पाई आर बाई 2 का डिफरेंशिएशन माइनस पाई बाई 2 होगा. पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 2 पाई आर. डिफरेंशिएट करा और 0 से इक्वेट कर दिया. यहां से आपको आर निकालना पड़ेगा. ठीक है, ये डिफरेंशिएशन करा और 0 से इक्वेट करा और आपको यहां से पता करना पड़ेगा आर. 2 से 2 कैंसल, तो देखो कितना आ रहा है. माइनस ऑफ पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस पाई आर प्लस 2 पाई आर इक्वल टू 0. तो पाई भी 0 में चला जाएगा. ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना. पाई कॉमन लेके 0 में चला गया. -1/2 प्लस पाई आर बाई 2 प्लस 2r इक्वल टू 0. आर निकालना तो आर को एक साथ रखूंगा. आर कॉमन, पाई बाई 2 प्लस 2 और -1/2 उधर चला जाएगा तो +1/2 हो जाएगा. या एलसीएम ले लोगे. पाई प्लस 4/2 इक्वल टू 1/2. 2 कैंसल, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/पाई प्लस 4. देखो चेक करो. Yes, sir. ठीक है, आर कितना आ गया? डिफरेंशिएट किया. हाँ बोलो. सर ये आपने 2r की गलती कर दी सर. आपने 2πr को 2r लिख दिया बस. 2 पाई आर को क्या लिख दिया मैंने? सर वहीं पे ही लिखा है सर. इसका डिफरेंशिएशन 2 पाई आर तो आएगा. यस सर. सर आपने पीछे पर 2r लिख दिया उसको. तो पाई कॉमन लिया ना, पाई कॉमन लेके 0 में भेज दिया है, इसलिए 2r लिखा है. ठीक है, ओके सर. हाँ सही है. तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/पाई प्लस 4. यहां तक समझ में आया? yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे r की वैल्यू रख के x पता कर लेते हैं. x कितना था? 1 माइनस पाई आर बाई 2. x कितना था? 1 माइनस पाई आर बाई 2. तो 1/2 अलग कर लिया. 1 माइनस पाई आर, आर की वैल्यू पुटअप कर दो. 1/पाई प्लस 4. तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? पाई प्लस 4. यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1. पाई प्लस 4 इधर चला जाएगा, माइनस का पाई. पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा. ऊपर 4 नीचे 2, तो ऊपर एक 2 बचेगा. तो 2/पाई प्लस 4. देखो ध्यान से, Yes, sir. है ना. आर ये आ रहा है, एक्स ये आ रहा है. अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. एक्स इक्वल टू 2r. एक्स है ना, Yes, sir. B option. Yes, sir. एक्स इक्वल टू 2r. क्लियर है?
समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। देखो ये 4 स्टेप ही है जो आपको मैंने बोला था। गिवन डेटा ढंग से उतारो, जिसको मैक्सिमाइज जिसको मिनिमाइज करना उसका एक्सप्रेशन लिखो, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करो। जीरो से इक्वेट करोगे तो वो वेरिएबल आ जाएगा, उस वेरिएबल की वैल्यू वापस गिवन डेटा में रखो तो दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी किया मैंने, कहा हाँ यहाँ से स्टार्ट करो। हाँ सर यहाँ पर अगर मिनिमाइज बोला हो तो कोई स्टेप चेंज होता है? कुछ चेंज नहीं होता, ऐसे करना। मिनिमाइज या मैक्सिमाइज तरीका वही है। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन जेई मेंस 2023 में आया है, लेकिन ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 2008-9 जब भी बनी थी तब से ये क्वेश्चन उसमें है, ये अभी लेटेस्ट में आ गया। ये एनसीईआरटी के आई थिंक आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में या फिर कहीं ना कहीं है। पहले पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से और डायग्राम बनाओ। सर बी ऑप्शन। करेक्ट। देखो क्या किया गया यहाँ पे, क्वेश्चन समझ में आया? एक शीट थी, शीट पतरे की या फिर किसी टिन की स्क्वायर शीट थी। उसके 4 हिस्सों से 4 छोटे छोटे टुकड़े निकालने स्क्वायर के, कि जो बचा हुआ शेप आएगा उसको ऐसे फोल्ड कर देना। उसके ये जो इनको फोल्ड करोगे तो आपके पास एक ओपन बॉक्स टाइप मिलेगा। क्या मिलेगा? इसको फोल्ड करने के बाद एक ओपन बॉक्स, ऐसा कुछ। ठीक है, आपको एक ओपन बॉक्स मिलेगा। क्लियर है? ये ऐसा समझो, माचिस की डिब्बी देखी, बोलो। यस सर। माचिस की डिब्बी के अंदर वाला हिस्सा, उसको जब बाहर निकाल देते हैं तो ऊपर से खुली हुई रहती है और बाकी सब जगह से क्लोज रहती है, हाँ है ना? मतलब एक क्यूबॉइड या फिर एक क्यूबॉइड जिसका एक ऊपर का हिस्सा नहीं है। तो देखो क्या करा है आपने, कॉर्नर से 4 स्क्वायर निकाल दिए, ठीक है?
और 4 स्क्वायर को निकालने के बाद कट कर दिए बेसिकली, ये हिस्सा बनेगा, ये हिस्सा बन गया, और इस हिस्से के भी ये वाले इनको फ्लिप कर दिया, इनको ऊपर फ्लिप करेंगे तो ये हिस्सा बनेगा। सबसे पहले बताओ ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आगे सर आ गया। अब आपको बोला गया है कि इसमें से कितना हिस्सा काटे, 1 सेंटीमीटर काटे, 2 सेंटीमीटर काटे, 3, 4, 4.5, 4.1, 4.2, कितना सेंटीमीटर काटे ताकि जो रिक्वायर्ड बॉक्स बने उसकी वॉल्यूम मैक्सिमम, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा माचिस की काड़ियां रख सकूं और मेरा मटेरियल उतना ही यूटिलाइज हो। मतलब जो बॉक्स बने उसकी वॉल्यूम मैक्सिमम। अब देख रहे हो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, मतलब मैं कितना हिस्सा काटू, 5 सेंटीमीटर काटू, 4 सेंटीमीटर काटू, 2.3 काटू, 2.4 काटू, एग्जैक्ट कितना काटू एक्यूरेटली, ताकि मेरा मटेरियल भी जो भी वेस्ट होना है वो वेस्ट तो होगा ही सही, लेकिन जो वॉल्यूम मिले वो मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम मिले। ये मुझे पता करना है, बेसिकली मुझे एक्स पता करना है। वेरिएबल कौन है यहाँ पे? एक्स। अब आपको मैक्सिमाइज किसको करना है? इसकी वॉल्यूम को। अब क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है? एल इंटू बी इंटू एच होता है। यस सर। तो मुझे उसके लिए इसकी लेंथ विड्थ और हाइट पता करनी पड़ेगी। अगर लेंथ विड्थ और हाइट पता चल गई तो वॉल्यूम निकल जाएगा। अब आप दिमाग लगाओ, सबसे पहले देखो यहां से आपने ये एक्स वाला हिस्सा निकाला, यहां से भी एक्स वाला हिस्सा निकाला, तो ये लेंथ कितनी होगी? 30 minus 2x. 30 minus 2x. वेरी गुड, 30 माइनस 2x। यस सर। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ये लेंथ कितनी होगी? 30 माइनस 2x 30 माइनस 2 और फोल्ड किया। अच्छा मुझे ये बताओ ये हाइट कितनी आएगी? सर है हाइट एक्स। x आएगी एक्स आएगी, क्योंकि आपने इसको ही तो फोल्ड किया है, एक्स को ही तो फोल्ड किया है ना। यस सर। और लेंथ और विड्थ कितनी आ जाएगी? Yes, 30 माइनस 2x और 30 माइनस 2x। क्लियर हो गया? yes sir. यस सर। अब इजीली हम वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, वेरिएबल भी एक ही है यहाँ पे, तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिख दोगे आप, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो 30 माइनस एक्स, 30 माइनस 2x इंटू एक्स, तो जगह 30 माइनस 2x इंटू 30 माइनस 2x इंटू एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, फिर आएगा माइनस का 30x, तो माइनस का 30x तो जगह माइनस का 30x स्क्वायर, और प्लस 225, तो प्लस का 225x, ये वॉल्यूम आएगा। अब हम क्या करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 225, कैलकुलेशन देख लेना, इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करते हो, हाँ है ना? यस सर। Yes. तो यहाँ से 4 और 3 दोनों कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 75 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन रही है। इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स क्या क्या आ रहे हैं? एक आएगा आई थिंक 5 और दूसरा आएगा आपका 15, है ना? क्लियर है? Yes. आपका आपका जो डिफरेंशिएशन है, आपका जो डिफरेंशिएशन है वो 2 जगह 0 हो रहा है, एक 5 पे और 15 पे। मतलब एक जगह कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिलेगा, दूसरी जगह मिनिमम मिलेगा। तो मैंने बताया था मैक्सिमम मिनिमम अल्टरनेट अकर करते हैं, एक जगह मैक्सिमम आता है तो दूसरी जगह मिनिमम आता है। आप खुद लॉजिकली सोचो, अगर एक्स को मैं 15 ले लूंगा तो पूरा ही गायब हो जाएगा वो, तो वॉल्यूम तो 0 ही आ जाएगा, हाँ है ना? Yes sir. तो मतलब 15 पे आपको क्या मिल रहा है? मिनिमम Minimum. वॉल्यूम, दैट इज 0, और 5 पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम। क्लियर है? तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए आपको कितना काटना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर, ना 5.1 ना 5.2 ना 4.5 ना 4, एग्जैक्टली कितना काटना पड़ेगा? 5। अगर आप 5 काटोगे तो आपको वॉल्यूम क्या मिलेगा? मैक्सिमम। इसके अलावा कोई भी डेटा रख के देख लेना, घर पे चेक करना तो क्रॉस चेक कर लेना, 4 रखो, 3 रखो, 2 रखो, 4.5 रखो, बाकी जिससे भी जो वॉल्यूम मिलेगा 5 से ही सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। क्लियर है? Yes. Yes. तो आपका समय बच गया, अदरवाइज क्या करना पड़ता? आपको वैल्यू रख के देखनी पड़ती, पहले 1 फिर 1.1 1.2 से रख के देखते भी कहाँ पे मैक्सिमाइज है, और आपने यहाँ पे एक ही लाइन में कर लिया, अभी 5 पे मैक्सिमम आएगा। अब उन्होंने पूछा क्या था, तो उसका सरफेस एरिया निकालो, अगर वो है तो सरफेस एरिया निकालो। अच्छा, ओपन क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया कितना होता है वैसे क्यूबॉइड का? टोटल सरफेस एरिया 2LB plus BH plus
सर 2 सर 2 into LB LB BH HL। plus और HL। ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ है तो एल बी माइनस करना पड़ेगा, है ना। Yes sir। तो यहाँ आप वैल्यू पुटअप कर देना 2 LB, एल कितना आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह 5 रख दोगे, x की जगह 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा 20, है ना। Yes. कैलकुलेशन देख लेना, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। कितना 900 आ रहा है, कितना आ रहा था 800 900 क्या आ रहा है 800, सर 800 आ रहा है। ठीक है सर 800। ओके देख लेना, Yes sir 800 आ रहा है C ऑप्शन। ठीक है। सर मैं कैलकुलेशन की नहीं आया, यस आगे सर। तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है एकदम प्रॉपर्ली सिस्टमेटिकली करोगे कभी गलती नहीं होगी। और इस देखो आपके सामने जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक और ट्राई कर लो 2023 का, ये भी अभी जो अच्छा ये वही क्वेश्चन है क्या, 20 सेंटीमीटर लेंथ, हाँ ये देखो 2016 में भी आया था, 2023 में फिर आ गया, हाँ है ना। अरे बोलो अभी तो किया, यस सर। Yes sir. Yes. ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई सबको, यस Yes sir. ठीक है। ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमम अपना हो गया था यहाँ तक, हाँ। अब हेडिंग डालो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और भी वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करना, या फिर आपके मॉड्यूल में भी दिए हुए मॉड्यूल आपके पास होगी तो मॉड्यूल से प्रैक्टिस करना। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब क्या होता है, उसको उसको समझने से पहले थोड़ी कुछ चीजें समझते हैं। देखो dy बाई dx का हमने एप्लीकेशन देखा था कि f डैश x अगर पॉजिटिव होता है तो कर्व मेरा इंक्रीज करता है, डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है तो ग्राफ आपका डिक्रीज होता है, डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो ग्राफ टर्न कर रहा है, हो सकता है वहां पे मैक्सिमा हो सकता है मिनिमा हो, या फिर हो सकता है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ऐसी जगह हो सकता है कि जहां पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा आ रहा है वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आ सकता है, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन के 3 हिस्से होते हैं, या तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या तो 0 होगा, ये तीन ही तो पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव या 0 तीनों में से ही हो सकता है। पॉजिटिव हुआ मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा, नेगेटिव हुआ मतलब ग्राफ डिक्रीज कर रहा होगा, 0 हुआ तो हो सकता है यहाँ पे वहां पे लोकल मैक्सिमा आ रहा हो, लोकल मिनिमा आ रहा हो, या फिर कुछ और ही चीज हो रही हो। अब ये कुछ और चीज का मतलब क्या है, अब देखो एक डबल डिफरेंशिएशन का भी है ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि डबल डिफरेंशिएशन के जो साइन होता है उसकी मदद से भी हम कर्व के नेचर को पता कर सकते हैं। डबल डिफरेंशिएशन जो पॉजिटिव होता है तो आपका जो कर्व होता है वो होता है कॉनकेव अप, ग्राफ ऑफ fx इज कॉनकेव अप। कॉनकेव अप मतलब कैसा दिखेगा, ऐसा ओपन कटोरा टाइप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव अप। और डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है उस इंटरवल में then the graph of the fx will be concave down। मतलब डाउन, ऐसा उल्टा उल्टा कप या फिर उल्टी कटोरी। अब ये जरूरी क्यों है, ग्राफ स्केचिंग में कभी कभी ये जरूरी, कहीं कहीं जगह ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे मान लो मैंने बोला कि मान लो ए से बी में कोई फंक्शन है जो कि इंक्रीजिंग है, ए पे मान लो वैल्यू आपको दिए हुए ने 2 और बी पे मान लो वैल्यू गिवन है 7, तो मेरे को एंड पॉइंट तो पता है और ये बता दिया भाई ग्राफ इंक्रीजिंग है। अब ग्राफ इंक्रीजिंग है, ए से बी जाना तो मेरे पास 2 रास्ते हो सकते हैं, है ना। यहां से यहां जाने के 2 रास्ते, या तो ऐसे जाओ या ऐसे जाओ या फिर स्ट्रेट चले जाओ, है ना। बोलो यस सर। दोनों ही केस में ग्राफ इंक्रीजिंग है और एंड पॉइंट को मीट कर रहा है, तो नीचे के हिस्से से जाऊंगा या ऊपर के हिस्से से जाऊंगा ये कैसे पता चलेगा। तो ये पता करने का तरीका क्या है, डबल डिफरेंशिएशन। अगर डबल डिफरेंशिएशन उस इंटरवल में पॉजिटिव है तो कॉनकेव अप ग्राफ बनेगा, मतलब ओपन मतलब जो खुला हुआ कटोरा, और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव मतलब उल्टा कॉनकेव डाउन, तो उल्टा बन जाएगा।
तो डबल डिफरेंशिएशन की मदद से हम कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर डबल डिफरेंशिएशन मान लो 0 हो जाए, या फिर सुनो अब ध्यान से, एक सेकेंड ना, एक पेज ऐड कर रहा हूं फिर करो। अगर देखो एक पॉइंट है x0, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन भी 0 है और डबल डिफरेंशिएशन भी क्या आ रहा है, मान लो 0 आ रहा है, और डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा है। मतलब डबल डिफरेंशिएशन जो है x0 के पहले मान लो पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है, मींस एट x इक्वल टू x0 साइन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन इज चेंजिंग। मतलब उस पॉइंट के अबाउट डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा है। ध्यान रखो, डिफरेंशिएशन का नहीं बोल रहा हूं मैं। मान लो उस पॉइंट के अबाउट आपका डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा है, मतलब मान लो x0 के पहले कॉनकेव अप था, फिर कॉनकेव डाउन हो गया। तो ग्राफिकली अगर इसको समझना चाहो, एक ग्राफ कोई भी एक रैंडम स्केच बना देता हूं। पहले मान लो कॉनकेव अप था, फिर बाद में क्या हो गया, कॉनकेव डाउन। ऐसा क्लियर है? बोलो। यस सर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस पॉइंट के अबाउट डिफरेंशिएशन में अगर देखोगे तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी, डबल डिफरेंशिएशन भी आपका 0 आ रहा है। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 है, लेकिन क्या मैक्सिमम मिनिमा है क्या? यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन देखो 0 आएगा, डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0, हॉरिजॉन्टल नहीं। लेकिन क्या मैक्सिमा है मिनिमा है क्या यहाँ पे, बोलो। नहीं ना? क्या यहाँ पे No. मैक्सिमम मिनिमा दिख रहा है आपको क्या? नहीं। तो ऐसे पॉइंट को जहां पे कॉन्केविटी ऑफ द कर्व चेंजेस, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है? द पॉइंट वेयर कर्व द कॉन्केविटी, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्केविटी, कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन। तो कॉन्केविटी ऑफ द कर्व चेंजेस। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब वो पॉइंट जहां पे कर्व की कॉन्केविटी क्या होती है, चेंज होती है। उसके पहले मान लो डबल डिफरेंशिएशन जो भी था उसका साइन चेंज हो रहा है। इसको हिंदी में क्या समझ सकते हो, डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा है। मतलब पॉइंट जिसके अबाउट डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा हो, का साइन प्लस से माइनस या माइनस से प्लस कुछ भी हो सकता है, साइन चेंज हो रहा हो, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन दोनों ही 0 है, उसके पहले और उसके बाद में डबल डिफरेंशिएशन का साइन अलग अलग है। तो ऐसे पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट वेयर द concavity of the curve changes. It is a point on the graph at which has a tangent and concavity changes. इसकी जो टेंजेंट बनेगी, देखो इसके पहले टेंजेंट ऐसी रहेगी, इसके बाद की टेंजेंट कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी, हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। और जिसके अबाउट कॉन्केविटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब के बारे में अगर कोई पूछता है, बताओ इसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वगैरह कुछ आएगा क्या? अगर कोई पूछता है इसके बारे में, तो हम देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब के बारे में पूछा गया एट x इक्वल टू 0, इसके पूछा गया एट x इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब के बारे में पूछा गया है कि x इक्वल टू 0 पे बताओ मैक्सिमा आएगा, मिनिमा आएगा या क्या आएगा? ठीक है, तो क्या किया गया, चलो डिफरेंशिएट करके देखें। तो डिफरेंशिएट करके देखा और 0 से इक्वेट किया, तो डिफरेंशिएशन 0 कहां पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है। तो फिर हमने सोचा हो सकता है 0 पे मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा होगा। तो मैक्सिमा कब आएगा, जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, और मिनिमम मैक्सिमा कब आएगा, जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, और मिनिमा कब आएगा, जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। तो डबल डिफरेंशिएट करके देखा, तो डबल डिफरेंशिएशन आया 6x, और x को 0 रखने पे डबल डिफरेंशिएशन भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। है ना? क्लियर Yes, है? sir. और 0 के अबाउट डबल डिफरेंशिएशन का साइन देखते हैं। 0 से ज्यादा रखेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पॉजिटिव। x की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, x की वैल्यू 0 से कम तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, मतलब कॉन्केविटी चेंज हो रही है। मतलब ये मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, और डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा है। मतलब ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये दिखने का कैसे दिखेगा, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक्स का ग्राफ भी बहुत बार ड्रॉ किया अपन, आपको ध्यान होगा। देखो
एक्स जीरो के बाद कॉनकेव अप है और जीरो के बाद कॉनकेव डाउन। क्लियर है? और ये जो जीरो होता है एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या आता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। थोड़ा बहुत समझ में आया है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बोलो। यस सर। बस ज्यादा अच्छा, इसमें ज्यादा डेप्थ में मत जाना, आपके सिलेबस में ज्यादा डेप्थ में जाने लायक है नहीं ये टॉपिक, ठीक है? इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी बस इतना ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब जो हिंदी में मैंने डेफिनेशन लिखवाई, ज्यादा डेप्थ में जाओगे समय बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं। अच्छा एक चीज और मैं ऑब्जर्व करता हूँ, आप लोग ग्रुप में जो डाउट पूछते हो, बहुत सारे बच्चे, सबके लिए वही, आप लोगों के डाउट कभी कभी अलग अलग रिसोर्सेज से आते हैं। मैं मना नहीं करता हूँ अलग अलग रिसोर्सेज से आप क्वेश्चंस मत करा करो, लेकिन अगर आप जानते हो कि भाई वो ऑथेंटिक है, 100% श्योरिटी कि हाँ भाई ये करने से फायदा होगा, तो ही करो। आपको जो मैंने पीवाईक्यू की वर्कशीट बना के दी थी, आप उसमें देखोगे पिछले 25 साल के क्वेश्चन में से छांट के मैंने 25 क्वेश्चन बनाए थे, देखा था? उसमें मेंस एडवांस दोनों मिक्स थे, हाँ है ना? यस सर। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के पिछले 25 साल में लगभग 200 से 300 क्वेश्चन आए होंगे। 200-300 नहीं, सॉरी, 500 से 1000 क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है? उन 500 से 1000 क्वेश्चन में से आपको मैंने, आपके पास समय कम है तो 25 क्वेश्चन मैंने दिए थे। एक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की अलग से डीपीपी दी थी और आपकी डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन की अलग पीवाईक्यू की वर्कशीट थी। तो लगभग 2 से 3 पीवाईक्यू की वर्कशीट मैंने आपकी रिसोर्स शीट पे भी अपडेट कर रखी है। अगर आपका वो पूरा हो जाता है, आपके सारे रिसोर्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप क्या करोगे? जेई मेंस के 2025 या 24 के क्वेश्चन सॉल्व किया करो। रैंडमली किसी भी सोर्स से मत सॉल्व किया करो, अदरवाइज बहुत टाइम वेस्ट होगा। कोई कोई बच्चे यूट्यूब से सॉल्व करके भेजते हैं, ठीक है? ये सबके लिए, किसी पर्टिकुलर एक के लिए नहीं, सब बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। अब मेरे पास ये समझ नहीं आता कि आपको यूट्यूब देखने का भी समय कहाँ से मिल रहा है। क्लियर है? मैं अभी भी बता रहा हूँ, बाद में जाके पछताओगे। जिन बच्चे की भी रैंक आई है, अभी जो भी बच्चा रैंक लाता है ना, उसका ज्यादा समय लाइव क्लास में और प्रैक्टिस में जाता है। अगर मान लो आप यहाँ पे भी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, यूट्यूब पे भी किसी और का लेक्चर देख रहे हो, फिर प्रैक्टिस कब करोगे? जब तक खुद से पेन हाथ पैर नहीं चलाओगे ना, तब तक होगा नहीं सिलेक्शन। होता क्या है कि हम जब यूट्यूब से देखते हैं तो वहां सॉल्यूशन दिख जाते हैं, या फिर अब मान लो कोई क्वेश्चन में अटके तो चैट जीपीटी से सॉल्यूशन दिख ले, तो अपने माइंड को और अपने बॉडी को सेटिस्फेक्शन मिलता है, पेन नहीं आता है, तो अपन को अच्छा लगता है। पेन कब आता है? जब कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है और अपन उसके पीछे लगे, अपन ने 2 बार ट्राई किया, फिर जाके डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछा, फिर वहां से हिंट मिली, फिर वापस से रिट्राई किया, तो ये पेनफुल प्रोसेस है। लेकिन ये सिलेक्शन देगा, सिलेक्शन भी यही देगा। सिलेक्शन ये नहीं देगा कि आपने क्वेश्चन देखा, आपसे नहीं बना, आपने सॉल्यूशन देखा और आगे बढ़ गए, वो कभी देगा ही नहीं। 3 महीने बाद वापस भूल जाओगे। 3 महीने बाद सेम क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर अटकोगे। कोई भी क्वेश्चन अटकेगा कब नहीं? मान लो आपने 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर आपने हिंट मांगिया, फिर सॉल्यूशन समझ के करा, तब वो क्वेश्चन हमेशा याद रहता है। पहली बार में यूट्यूब से सॉल्यूशन देख लोगे, इधर उधर से सॉल्यूशन देख लोगे, तो कभी कभी वो होगा ही नहीं। इसलिए आपका समय लाइव क्लासेस में जाना चाहिए और बचा हुआ समय प्रैक्टिस में जाना चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ोगे। और प्रैक्टिस में भी पहले एनसीईआरटी, फिर जो भी आपकी मॉड्यूल है या फिर पीवाईक्यू की वर्कशीट, वो, इसके अलावा कोई दूसरी चीज करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी मॉड्यूल अपने आप में बहुत तगड़ी है। मैंने आपको पहले ही किया था जब ये सेशन चालू किया था कि जो बच्चा मॉड्यूल और पीवाईक्यू अगर मॉड्यूल भी नहीं कर पाओ, अगर आपने पिछले 5 साल के भी पीवाईक्यू कर लिए, गारंटी 98-99% आपके आएंगे। पिछले 5 साल के पीवाईक्यू अपने आप में बहुत सारे हैं, अगर आपने उतना भी कर लिया, पिछले 3 साल के भी कर लिए, तो भी आपका 97% क्रॉस कर जाएगा। लेकिन वो भी करना आना चाहिए। बस इधर उधर भटकोगे, पता चला पिछले 3 साल के पीवाईक्यू नहीं हो रहा, अपन पता नहीं कहाँ के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें आपका समय बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं। क्लियर है? हाँ, कभी कभी अगर मान लो मैं वर्कशीट दूं, आपको लग रहा है कि वो वर्कशीट का लेवल ज्यादा टफ है, तो आप ग्रुप में अलग से मैसेज कर दो कि सर इस चैप्टर की मुझे थोड़ी इजी वाली वर्कशीट दे दो, जिसमें इजी मीडियम पीवाईक्यू है। मैं इजी मीडियम पीवाईक्यू बना के भी आपको दे दूंगा। अभी बना रहा हूं मैं, आज रात तक एक लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का इजी मीडियम लेवल का पीवाईक्यू की वर्कशीट भेजूंगा। पिछली वाली थोड़ी सी लेवल मीडियम हार्ड टाइप था, एक इजी मीडियम लेवल की वर्कशीट आज आपके ग्रुप में भेज दूंगा मैं, उसको अटेम्प्ट कर लेना, जिससे पुरानी वर्कशीट नहीं हो रही हो। क्लियर है? इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी ट्राई कर ले तो भी आपका कट ऑफ क्लियर भी हो जाएगा और अच्छा स्कोर भी आ जाएगा। तो ध्यान रखना इन सब बातों का, बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो समय बर्बाद करोगे। तो ये आपका था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आई थिंक समझ में आ गया होगा। डबल डिफरेंशिएशन का जिस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज हो रहा है और एफ डैश और डबल डैश एक्स उस पॉइंट पे 0 हो रहा है, ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सिर्फ नाम ध्यान रखना है, बाकी इसके डिटेल में इतना ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, एडवांस में इसको डिटेल में देखा जाएगा। ठीक है,
एन डेरिवेटिव टेस्ट अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अच्छा, इसमें एडवांस के क्वेश्चन डाल दी थी क्या मैंने? चलो एक ट्राई कर लो, करो ट्राई। ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट था। अच्छा, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना सिखाया था, आपको याद है? यस यस सर। अच्छा हाँ, इंटीग्रेशन मिक्स होकर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है? पेपर में रिव्यू कर लूंगा आज ही, देख लूंगा पेपर। इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। वो पेपर अगेन बोल रहा हूँ, प्लीज ईमानदारी से देना। एक एक क्वेश्चन आपका रिव्यू होता है, ठीक है? और आपकी रिपोर्ट रिपोर्ट बनती है, पता है कि इस बच्चे के इस पेपर में चीटिंग करी, इसने चीटिंग नहीं करी, इसने ईमानदारी से पेपर दिया। और अल्टीमेटली फाइनली जब आपको कुछ भी बेनिफिट देना होगा तो वो सब चीजें पढ़ी जाएगी कि कॉलेज की फीस में हेल्प करना कि नहीं करना। इसलिए पेपर ईमानदारी से दो। नंबर कम आएंगे चलेगा, हमेशा बोला नंबर कम आते इट्स ओके, लेकिन ईमानदारी कहने चाहिए। थोड़ा हो सकता है लेंदी हो, करो ट्राई जल्दी से। डिफरेंशिएट करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तभी पता चलेगा। डिफरेंशिएट करके फैक्टराइज करो, एक ही काम आता है, जो सिखाए क्लास में वही होगा बस, और कुछ भी नहीं है। डिफरेंशिएट करो जल्दी से। डिफरेंशिएशन करने में कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल है ना? यस। पता करो कितना आ रहा है और फैक्टराइज करो जल्दी से, और फिर साइन चेक करो। एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर 5x, 5x स्क्वायर प्लस 20x, 5x कॉमन, x प्लस 4। एक बार चेक करना। 5x स्क्वायर प्लस 20x, 5x कॉमन, x प्लस 4। एक बार चेक करना। 5x स्क्वायर प्लस 20x, 5x कॉमन, x प्लस 4। एक बार चेक करना। 5x स्क्वायर प्लस 20x, 5x कॉमन, x प्लस 4। एक बार चेक करना। 5x स्क्वायर प्लस 20x, 5x कॉमन, x प्लस 4। एक बार चेक करना। 5x स्क्वायर प्लस 20x, 5x कॉमन, x प्लस 4। एक बार चेक करना। 5x स्क्वायर प्लस 20x, 5x कॉमन, x प्लस 4। एक बार चेक करना। 5x स्क्वायर प्लस 20x, 5x कॉमन, x प्लस 4। एक बार चेक करना। 5x स्क्वायर प्लस 20x, 5x कॉमन, x प्लस 4। एक बार चेक करना। 5x स्क्वायर प्लस 20x, 5x कॉमन, x प्लस 4। एक बार चेक करना। 5x स्क्वायर प्लस 20x, 5x कॉमन, x प्लस 4। एक बा
देखो तो यही आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। अब देखो मैंने कहा था जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव है उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऑलवेज पॉजिटिव तो ये कभी साइन चेंज करेगी नहीं, है ना? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस प्लस, क्लियर है? तो ऑप्शन ए डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 से 1, -2 से -1 कहां पे आएगा? यहीं पे आएगा बीच में कहीं ना कहीं, यस सर। बोलो क्या इसमें डिक्रीजिंग है? यस सर। यस सर। तो करेक्ट है। इंक्रीजिंग 1 से 2, 1 से 2 कहां पे आएगा? यहाँ पे। क्या इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है? यस सर। यस सर। ये भी करेक्ट है। Yes, sir. ओके, फंक्शन ऑन टू। अच्छा, ऑन टू के बारे में पता करना है तो पहले रेंज निकालनी पड़ेगी। तो रेंज निकालने का तरीका सिखाया था, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने के 3 से 4 क्वेश्चन कराए थे मैंने। एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओगे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की 4 वैरायटी कराई थी मैंने। अब ये यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, अगर x आपका रियल से बिलोंग कर रहा मतलब इसका d क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? यस सर। तो b स्क्वायर -4 a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से y में एक रिलेशन है, यहाँ से जो y में रिलेशन आएगा वहां से आपको पता चलेगा कि इसकी रेंज वगैरह क्या है। देखो एक बार क्या रिलेशन आ रहा है, कैलकुलेशन देखते रहना। या फिर ग्राफ प्रिडिक्ट कर लें क्या? ग्राफ प्रिडिक्ट करके भी काम हो जाएगा और यहाँ से भी काम हो जाएगा, दोनों तरीके। यहाँ से y में क्वाड्रेटिक आएगी, कर लोगे सॉल्व। y में क्वाड्रेटिक आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कोई भी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होती है? जब a पॉजिटिव d नेगेटिव। यार वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। y को प्लॉट करोगे, पॉजिटिव हिस्सा ले लोगे, है ना? दूसरा है कि ग्राफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या? तो देखो ध्यान से, आ गया रे। अच्छा डिलीट हो गया क्या? डिलीट हो गया क्या? Shit. ठीक है देखो अच्छा डिलीट ही मार दिया मैंने, सॉरी। आपके पास आया था, क्या आया था? 5x 5 है, x + 4। हाँ, और नीचे का होल स्क्वायर। ठीक है, ग्राफ प्रिडिक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे -4 0 प्लस माइनस प्लस, है ना? ठीक है, तो -4 के पहले ग्राफ आपका इंक्रीज कर रहा होगा, 4 से फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर 0 से इंक्रीज कर रहा है, हाँ, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो -4 पे वैल्यू पहले पता कर लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू -4 पे कितनी होगी? नेगेटिव है पॉजिटिव है? तो यहाँ पे x की जगह -4 रखोगे तो आपके पास आएगा 11/6 करके देख लेना। और x की जगह 0 रखोगे तो 0 रखोगे तो आएगा -3/2। तो x को -4 रखने पे इसकी वैल्यू 11/6 आ रही है, मतलब ऊपर कहीं पॉइंट आ रहा होगा। और 0 रखने में -3/2 आ रहा है। ठीक है, और -4 के पहले ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और -4 पे कॉन्केविटी भी चेंज हो रही है, मतलब क्या आ रहा होगा यहाँ पे? मैक्सिमा की मिनिमा, सॉरी कॉन्केविटी नहीं, डिफरेंशिएशन चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा होगा? मैक्सिमा की मिनिमा। सर मैक्सिमम।
सर मिनिमम मैक्सिमा प्लस से माइनस हो रहा है ना, भूल तो कैसे जाते हैं? मैक्सिमा सर। माइनस से प्लस होगा तो लोकल मिनिमा, मतलब 4 पे मैक्सिमा आ रहा होगा, है ना? बोलो। यस सर। मतलब Yes, ग्राफ sir. ऐसा टर्न कर रहा होगा, वैल्यू ये और ग्राफ टर्न कर रहा होगा और इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मतलब ऐसा कुछ होगा। क्लियर है? जी सर। ये सोच सकते हो। और 3 पे माइनस 0 पे आपका आ रहा मिनिमा, तो 0 पे भी टर्न कर रहा होगा ग्राफ, है ना? यस सर। यस सर। और फिर ये चला जाएगा, और इसके अलावा कहीं मैक्सिमम मिनिमा नहीं आ रहा था, फिर ये आगे चला जाएगा, हो सकता है इन्फिनिटी पे चला जाए। अब इसकी रेंज क्या होगी ये पता करना है। अब ये ग्राफ आगे तक जाएगा या फिर रुक जाएगा कहीं, ये पता करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, ये इतना तो पता चल गया मुझे, इतना हिस्सा पता चल गया ग्राफ का कि ग्राफ यहाँ पे टर्न लेगा, यहाँ टर्न लेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यहाँ डिक्रीज करेगा। क्लियर है? इतना पता चल गया। बोलो। अब ये यस सर। एक्स जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ग्राफ पे अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये आगे आगे चल जाएगा, या फिर हो सकता है ये कहीं ना कहीं जाके ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो ये पता करने के लिए आपको लिमिट पता करनी पड़ेगी, है ना? कि फंक्शन एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है। देखो लिमिट का भी कितना अच्छा खेल आ गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट। देखो ये एक दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ। नॉर्मल तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं, लेकिन लिमिट का यूज करते हुए देखो अपन कैसे खेल रहे हैं यहाँ पे कि x अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो फंक्शन किसकी तरफ जाएगा। तो बताओ कितने आएगी फंक्शन की वैल्यू? इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन कहाँ जा रहा है, पता करो। ये तो कर सकते हो। ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर सेम है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। इन्फिनिटी के लिए क्या सिखाया था लिमिट में, याद करो। जब भी पॉलिनोमियल व पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आते थे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में क्या सिखाया था? बोलो। क्वेश्चन की पावर चेक करते हैं हाईएस्ट डिग्री की। हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे, याद है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो मुझे बताओ x जब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो बताओ fx किसकी तरफ जाएगा? बताओ। 1 की तरफ। 1 की तरफ। तो इतना क्या मतलब आंसर देने में दिक्कत आती है। यहाँ पे ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 1 माइनस 3/x माइनस 6/x स्क्वायर। ऊपर नीचे बचेगा 1 प्लस 2/x प्लस 4/x स्क्वायर। जहां जहां भी डिनोमिनेटर में x सब 0 हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। और नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए मैंने क्या सिखाया था? x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दो अगर दिक्कत आती हो तो। x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करोगे या फिर इन्फिनिटी भी रखोगे तो भी आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। यस सर। यस सर। तो दोनों ही केस में फंक्शन 1 मतलब फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है। आप सोचो 1 की तरफ कैसे जा सकता है? 1 आपका कहाँ है यहाँ पे? 1 अच्छा 1 एग्जैक्ट 1 होगा या 1 को अप्रोच करेगा? सर अप्रोच करेगा। अप्रोच करेगा। तो ये आपका y इक्वल टू 1 है। ये क्या आपका y इक्वल टू 1। तो आपका ग्राफ देखो कैसे दिखेगा, बना दो आगे का ग्राफ। जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ग्राफ आपका 1 की तरफ अप्रोच करेगा। देखो सही किया है। और इधर से भी x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ग्राफ क्या कर रहा है? 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? यस सर। Yes. यस। क्या इस ग्राफ को देख के बता सकते हो इसकी रेंज y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू? बोलो। Yes, sir. मिनिमम कितना है -3/2 -3/2 और मैक्सिमम?11/6 11/6। मिनिमम ये है और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? 11/6 तक ही तो जा रहा है फंक्शन। हाँ सर। यस सर। ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? ए एंड बी होंगे। क्या ऑन टू आएगा? ऑन टू तो ऑफ कोर्स नहीं है, रेंज और कोडोमेन इक्वल ही नहीं, तो ऑन टू तो होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। माइनस इन्फिनिटी में 1 क्यों हुआ? ठीक है, आप देखो यहाँ पे कॉमन भी लोगे तो ऊपर भी 1 बचेगा, नीचे भी 1 बचेगा, और माइनस इन्फिनिटी भी रखोगे तो बचे सब 0 हो जाएंगे, है ना? अगर आपको माइनस इन्फिनिटी में कंफ्यूजन होता तो मैंने सिखाया था x की जगह माइनस टी रिप्लेस कर देना। x की जगह क्या रख दो? माइनस टी। तो आपका क्या हो जाएगा? लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6, और नीचे भी क्या आएगा? टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। अभी भी आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्लियर है? ओके। यस सर।
देखो ये आप देख पा रहे हो, इस डिफरेंशिएशन की मदद से कर्व, स्केचिंग ऑफ द कर्व आसान हो जाती है। अगर आप ग्राफ स्केच करना सीख जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान है। ठीक है, ग्राफ स्केचिंग से आप ये पता कर सकते हो कि उसकी रेंज क्या होगी, 1 1 ऑन 2 पता कर सकते हो। ठीक है, आगे जाके इंटीग्रेशन में भी हेल्प मिलेगी, एरिया अंडर कर्व में, और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब स्केचिंग ऑफ द ग्राफ आपको बहुत नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता कर सकते हो। बहुत सी बार आते हैं ना क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक दे देते हैं, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे देते हैं, और ग्राफ दोनों के ग्राफ ड्रॉ करके आप पता करते हो जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है, ये आपको ग्राफ को स्केच करना भी सिखाता है। आज मैंने आपको एक चीज और बताई, कॉन्केविटी पता करने का भी तरीका क्या है। डबल डिफरेंशिएशन के साइन से आप क्या पता कर सकते हैं, कर की कॉन्केविटी है ना, कॉन्केव अप होगा कि कॉन्केव Yes, sir. डाउन होगा, वो समझ में आया था सबको? यस सर। Yes. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कल आपकी छुट्टी है क्योंकि गणेश चतुर्थी है, तो कल की क्लास अपनी होगी नहीं। अब अगली क्लास अपनी होगी, कब होगी? फ्राइडे को और सैटरडे को, है ना? तो फ्राइडे वाली क्लास में तो थोड़ा बहुत बस क्रिटिकल पॉइंट बताना है मुझे, और थोड़े बहुत और क्रिटिकल पॉइंट पे क्वेश्चंस करवाने, क्यूबिक के बारे में थोड़ा डिटेल दिखाना, और थोड़ी बहुत चीजें, मतलब आधे घंटे का आपका मैं थ्योरी समझाऊंगा। थोड़ा बहुत इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी जो मुझे पढ़ाना था वो मैं पढ़ा दूंगा, और अगर समय बच गया तो डाउट डिस्कशन कर दूंगा। और सैटरडे वाली क्लास में आपका पूरा डाउट डिस्कशन हम क्लास रखेंगे, जिसके अंदर मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मतलब बेसिकली पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब आपका क्या हो गया? डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसका जेई में वेटेज है 4 नंबर का, 4 क्वेश्चन का, सॉरी। तो उसका हम सैटरडे को डाउट डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपका संडे को टेस्ट भी है। तो आपका काम क्या रहेगा कि अभी जो बची हुई छुट्टियां, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा के और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के जितना जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन है उनको आप अटेम्प्ट कर लो। क्लियर है? बोलो। Yes. ठीक है, एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक वर्कशीट और मैं आपको भेज दूंगा। अगले 2 दिन अपन अपनी डायरेक्ट क्लास अब होगी फ्राइडे को सैटरडे को, तो डाउट डिस्कशन वाली क्लास में सैटरडे को रखूंगा। तो आपके पास अगले 3 दिन और 4 दिन का समय, इन 3 से 4 दिन में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सैटरडे तक मेरा डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि जब मंडे से अगर मान लो मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करता हूँ तो आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप पुराने चैप्टर देख सको, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको होमवर्क भी ज्यादा मिलेगा और जिसमें आपको प्रैक्टिस भी बहुत करनी पड़ेगी। तो आपके पास पुराने चैप्टर को देखने का समय नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो अभी आपके पास ये 4 से 5 दिन है, इसमें कोशिश करना लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इन दोनों चैप्टर को आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, और संडे का पेपर बहुत बढ़िया दो, और पेपर देने के बाद वापस से सारा रिवीजन कर लो, शॉर्ट नोट बना लो, जो भी करना हो कर लो। क्लियर है? फिर मंडे से फ्रेश अपन इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? ओके। और फ्राइडे वाली क्लास में जो भी पोर्शन आपका बचा हुआ है वो पोर्शन में फ्राइडे वाली क्लास में फिनिश करो, और सैटरडे को डाउट डिस्कशन रखेंगे। सैटरडे को सिर्फ डाउट डिस्कशन होगा, जो बच्चा पढ़ सॉल्व करके आएगा उसका फायदा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।